सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए देखना शुरू करते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडिटोरियल पेज की, तो देखिए एडिटोरियल में आज ये पहला आर्टिकल जो आया है वो बात कर रहा है ब्लैक एंड ग्रे की, यानी ये FATF से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है किस तरीके से अभी पाकिस्तान में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो इसको कवर करेंगे। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अ नॉट टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द हाउस वर्क। इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है और उनके काम को मॉनिटरी तरीके से नहीं देखा जाता है, जबकि उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पर्टिकुलर जो हमारा लाइफ चल रहा है उनकी वजह से ही, क्योंकि वो जब घरों में काम करती है तब जाकर ही लोग घर के बाहर चले जाते हैं और जो बाहर के काम है वो कर पाते हैं। तो इसको भी कवर करेंगे, काफ़ी अच्छा मुद्दा ये उठाया गया है। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है गीग इकॉनमी के बारे में कि किस तरीके से जो गीग इकॉनमी है वो अभी एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का एक सोल्यूशन बनते चला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अभी जो कोविड था उसमें किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैला था, तो उसमें गीग इकॉनमी किस तरीके से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में कि किस तरीके से जो गवर्नर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वहाँ पर डेमोक्रेसी को, जो फेडरलिज्म है उसको वीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही है। और आगे देखें तो और क्या आर्टिकल आए हैं, तो नेक्स्ट पेज पे जो आर्टिकल आया है वो आया है हेस्टी अप्रूवल नो ट्रांसपेरेंसी। अभी जो कोविड शील्ड, कौन से दो वैक्सीन को पास किया गया है, कोविड शील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, कोविड शील्ड और कोवैक्सीन, ये दो जो वैक्सीन है इनको अभी, जो कोविड शील्ड है उसको किसने बनाया है, SII ने, और जो कोविड शील्ड है इसको भारत बायोटेक। ठीक है, तो SII कहाँ है और कोविड शील्ड का भारत बायोटेक कहाँ है, तो भारत बायोटेक कहाँ पर बेस है, भारत बायोटेक अपना हैदराबाद है और कोविड SII कहाँ है, ये पुणे बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अभी एमरजेंसी पर्पज़ के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव यूज़ के लिए इनको अप्रूवल दिया गया है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डाटा एफिशिएंट डाटा नहीं है इन जो वैक्सीन है उनके ऊपर। तो इतनी हेस्टीनेस क्यों दिखाई गई, इतनी हरीडनेस क्यों दिखाई गई, तो बेसिकली ये जो दो आर्टिकल है ये इसी स्पेक्टिसिज्म को, इसी सवाल को उठाते हुए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको एक कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो आर्टिकल है बात करें एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, जिस तरीके से BEE स्टार वाले इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से कम एनर्जी कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव हो सके और फिर वो और भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकें। तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये वाला आया, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो देखिए अगर पहला आर्टिकल हम डिस्कस करें जो ब्लैक एंड ग्रे की बात की जा रही है, तो इसमें पाकिस्तान का जो एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म कीप अप द अपीयरेंस बट डू नॉट इंस्पायर द कॉन्फिडेंस, कि पाकिस्तान ऐसे हरकतें पहले भी कर चुका है। वो जब मौका आता है, जब FATF की मीटिंग आती है, FATF की मीटिंग आती है तभी जाकर जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनको दिखाने के लिए दुनिया को प्रिजन के पीछे डालता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब दुनिया की नज़र पाकिस्तान से हट जाती है तो उनको वापस से वो रिलीज़ कर देता है। ऐसे इंसिडेंट्स हम पहले से ही देख रहे हैं। ठीक है, द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान अरेस्ट ऑफ दी जाकिर उर रहमान लखवी, इसको अभी अरेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर 2008 के मुंबई अटैक का इल्ज़ाम है कि ये उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, तो अभी जो ग्लोबल वॉच डॉग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी मीटिंग होने वाली है और ये काफ़ी स्केप्टिसिज्म का विषय बन रहा है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं कि पाकिस्तान पहले भी इनको बिहाइंड द बार डाल चुका है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको रिलीज़ कर देता है। तो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ग्रे लिस्ट में फिर भी एक गलीमत है इनकी कि थोड़ी बहुत इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन अगर किसी भी कंट्री को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसको बाकी कंट्रीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देती है और उनकी इकॉनमिक जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी बंद हो जाती है। तो अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें तो अभी नॉर्थ कोरिया आज की डेट में और ईरान, ये दो कंट्री जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, आगे देखें तो ये जो हाफिज़ सईद है इसके अगेंस्ट में भी कन्विक्शन किया गया था पहले, टेरर फाइनेंसिंग का केस चल रहा है इनके अगेंस्ट। तो पासिंग ऑफ द एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन पाकिस्तान असेंबली टू ब्रिंग देम इन द लाइन विद द FATF मैंडेट इंटरनेशनल नॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एशिया पैसिफिक का जॉइंट ग्रुप है, ठीक है, इज़ टू मीट इन द जनवरी टू प्रिपेयर द रिकमेंडेशन फॉर द फाइनल डिसीजन ऑन द पाकिस्तान का स्टेटस। तो अभी जैन में मिलने वाले हैं और फिर पाकिस्तान का क्या स्टेटस रखना है उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। ठीक है,
तो टू प्रेजेंटेड टू दी FATF प्लेनरी सेशन इन दी February, ठीक है। पाकिस्तान वॉज ब्रॉट बैक इन टू द ग्रे लिस्ट इन 2018 में ही इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। तब 27 पॉइंट इसको दिए गए थे कि आप ये चेंजेस कर दीजिए बाय 2019 अक्टूबर, लेकिन तब से काफ़ी चेंजेस किए गए और एटलीस्ट 4 रिप्राइव एंड वॉज जज एट लास्ट कोर्ट टू हैव कम्प्लीटेड 21 आउट ऑफ 27। फिर इसको थोड़ी रियायत दी गई, बोली कम से कम 21 आउट ऑफ 27 तो आप कम से कम सुधारिए, कम से कम इतनी सुधार तो लाइए अपने यहाँ पर। लेकिन ये बहुत कम ही चीज़ों पे काम करता है और जब ऐसे एक्शंस लेने की बारी आती है तब ये ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए इनको बिहाइंड दी बार डालता है। द प्लीनरी सेशन कैन चूज 1-3 ऑप्शन, देयरफॉर इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट वेर इट इज़ सब्जेक्ट टू सम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन। जब ग्रे लिस्ट में आएगा तो कुछ फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन रहेगी। टू डाउन ग्रेड इट टू ब्लैक लिस्ट, या तो इसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं FATF वाले, ठीक है। वेर इट विल फेस स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस, जहाँ पर काफ़ी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और क्लोज द रिव्यू एंड लेट पाकिस्तान ऑफ द लिस्ट ऑल टुगेदर, या फिर केस को ही ख़त्म करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए निकाल दे। ये 3 ऑप्शन बचते हैं FATF के बाद। पाकिस्तान विल नाउ होप दैट इट्स प्रोग्रेस इन द एक्शन प्लान एंड हैविंग की टेरर फिगर इन द प्रिजन अर्न इट अ रिप्राइव। तो पाकिस्तान तो सोच रहा होगा कि उसको रिप्राइव मिल जाए, उसको केस से ही बरी कर दिया जाए। द फियर फॉर इंडियन इज़ दैट इफ पाकिस्तान अर्न द रिप्राइव इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शन, ठीक है। लेकिन अगर उसने रिप्राइव मिल गया तो वो डेफिनेट है कि सब कुछ अपना एक्शन था रिवर्स कर देगा, सबको छोड़ देगा, ठीक है। इंडिया हैज़ वॉच ऑल दिस मैंस अदर टेररिस्ट इन इंडियाज़ मोस्ट वांटेड लिस्ट में जितने भी लोग थे उनको बेल पे वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भारत पहले भी देख चुका है। और यहाँ पर अलकायदा लीडर अहमद कमर सईद की भी बात की जा रही, जो टेररिस्ट था, जो 1999 के IC-814 के हाईजैक में पकड़ा गया था और 2002 में जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्न, उनके मर्डर केस में पकड़ा गया था, उसको भी बाद में रिलीज़ कर दिया गया। तो इस तरीके से वहाँ पे चलती हाफिज़ सईद है, जो उसको भी कन्विक्ट किया गया था फॉर टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस एंड फेसिंग कंकरेंट सेंटेंसेस बाय अबाउट 6 years, ठीक है। एज वुड लखवी के ऊपर भी सेम चार्जेस है। डिस्पाइट लॉन्ग रिकॉर्ड इन ट्रांजेक्शनल टेरर अटैक, इनको बेल मिल जाती है। अदर लाइक मसूद अजहर कंटिन्यू टू वेट एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन डिस्पाइट UN सैंक्शन, ठीक है। तो UN ने भी मसूद अजहर को तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दिया, लेकिन वो पाकिस्तान में फ्री घूमते हैं। फॉर इंडिया and its battle to have Pakistan established held accountable on this issue, FATF grey listing from 2012-18 now is necessary lever to keep that process going, ठीक है। तो अभी सब कुछ FATF के हाथ में कि किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। अब मैक्सिमम गवर्नर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दरअसल मुद्दा ये है कि बहुत से स्टेट में हम देखते हैं कि अब सपोज़ करिए ये हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत में दिल्ली में या फिर आपको केंद्र में, ठीक है, सेंटर में भी कौन है, BJP फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में अगर दूसरी गवर्नमेंट रहेगी तो यहाँ वाले क्या करते हैं, यहाँ वाले इनके तो अगेंस्ट में रहेंगे, बट ऑब्वियस है। तो जो गवर्नर होता है उसको कहा जाता है कि जो गवर्नर है वो क्या है, एजेंट ऑफ सेंटर। जो गवर्नर है उसको एजेंट ऑफ सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो जो सेंटर वाले होते हैं वो स्टेट को काम करने नहीं देते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस गवर्नर। तो ऐसा ही इंसिडेंट्स अभी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला है। तो बात की जा रही है केरला के गवर्नर जो है मोहम्मद आरिफ, उनकी बात की जा रही है। और जो राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र, उनकी भी बात की गई है कि किस तरीके से ये जो गवर्नर है वो अपनी पोस्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नर शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ टू सर्व एज द एजेंट ऑफ द सेंटर, कि जो गवर्नर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से क्रॉस नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई सेंटर का एजेंट है। द मिसयूज ऑफ द गवर्नर ऑफिस टू अंडरमाइन द डेली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इज ए पर्टिकुलरली मिसचीवियस डिसरप्शन ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म का एक हनन है और इससे तो हमारा फेडरलिज्म बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएगा। जो केरला के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान फ्रिक्वेंट यूज हिज पावरफुल ओरेटरी टू डिफेंड दिस सेंटर। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि सेंटर को डिफेंड करते हैं और जो स्टेट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरीके की चीज़ें वो करते हुए दिखाई देते हैं। हिज रिफ्यूज़ल टू कन्वे स्पेशल सेशन, इन्होंने अभी रिफ्यूज़ कर दिया कि जो केरला असेंबली थी वो कह रहे थे कि 23 दिसंबर को वो एक सेशन बुलाना चाहते हैं कि वो डिस्कस कर सकें जो अभी फार्म लॉ बिल्स है उसके ऊपर। लेकिन इनका कहना था कि जो असेंबली है वो लैग करती है कि वो इसके ऊपर कोई भी सोल्यूशन ला नहीं पाएगी फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर, इसलिए ऐसी मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि
जब असेंबली चाहती है मिलके कुछ बात करना, कुछ फार्मर के भला हो सके उससे, तो क्यों नहीं उनको परमिशन दी गया? आखिर घर बैठ के क्या करेंगे वो? तो ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं गवर्नर के द्वारा अगर स्टेट में सेंटर की गवर्नमेंट ना हो तो, ठीक है। तो ये एंक्रोचमेंट अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेचर का पावर है उसका एंक्रोचमेंट है, उसका हनन है, और जो गवर्नर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान के गवर्नर की भी बात की गई, जहाँ पर उनके स्टेट में भी यही देखने को मिला था कि जब वहाँ पर भी असेंबली बुलाने की बात की गई थी तो उन्होंने भी जुलाई में मना कर दिया था, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला पिनाराई विजयन ने मिस्टर खान को लेटर लिखते हुए कहा कि उनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इस मामले में, और ये जो कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो गवर्नर है केरला के वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और पहले भी इनको देखने को मिला है कि जब मिस्टर खान ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था तभी भी सेंटर की काफ़ी तारीफ की, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साइड से बोल रहे थे और स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहे थे। और केरला ने जब रिजोल्यूशन पास किया था तो उन्होंने उसकी भी निंदा की थी, ठीक है। While ending himself and his office to such partisan conflict, Mr. Khan is also besmirching his personal reputation and fiercely fair-minded public figure। तो इससे वो अपनी खुद की इमेज भी ख़राब कर रहे हैं और फेडरलिज्म तो ख़राब हो ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से गवर्नर का जो पोजीशन है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये वाला आर्टिकल देखें तो इसमें बात की जा रही है वैल्यू ऑफ द हाउस वर्क की, कि जो घरों में महिलाएं काम करती है उसकी क्या वैल्यू है। द एजेंडा ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट जस्ट दी मक्कल निधि मियाम कुड इनकॉर्पोरेट इन देयर मैनिफेस्टो। जो मक्कल निधि मियाम पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अभी ये फैसला किया है कि जो महिलाएं हैं जो घर का काम संभालती हैं उनको एक फिक्स्ड सैलरी देंगे, ताकि वो एज अ हाउस वर्क जो हाउस मेकर्स हैं उनको कुछ दिखा सके कि हाँ ये भी इंडिपेंडेंट है और इनकी जो वर्क है उसका वैल्यू हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। जो वेटरन एक्टर हैं कमल हसन, वो अभी अपनी नई पार्टी लेके आए हैं मक्कल निधि मियाम, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है, ठीक है। जो तमिलनाडु का भी असेंबली इलेक्शन होने वाला है वहाँ ये देखने को मिल रहा है। तो the party had promised to recognize housework as a salaried professional and paying housemaker until unrecognized and unmonetized for their work at home, ठीक। अभी उनको पे करने की बात की जा रही है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो घर को संभालती हैं और किस तरीके से उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। और यहाँ पर ओरिजिन ऑफ डिमांड की बात की गई तो यहाँ पर बताया किस तरीके से अभी यूरोप में भी ऐसे सिचुएशन देखने को मिली थी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में भी ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पर भी लोग ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। यानी हर जगह ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बट ऑब्वियसली कंपेरेटिवली तो हालत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड सिनेरियो सेम ही चल रहा है, ठीक है। और कहा जाता है लेबर ऑफ लव है ये, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने घर से प्रेम करती हैं, इसलिए घर के प्रति अपना अफेक्शन दिखाने के लिए सारी चीज़ें संभालती हैं। तो ये लेकिन उनको कोई मॉनिटरी पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और उनकी फिर उतनी वैल्यू नहीं की जाती है। तो अभी ये काफ़ी एक अच्छा सोच है इनकी, मतलब कि एक अच्छे डायरेक्शन में सोचा है इन्होंने। इससे हो सकता है बाकी पार्टी भी कुछ सोचे और इससे जो वुमेन है उसको एक अच्छा मौका मिल सके, एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उनकी स्ट्रगल के बारे में सारा कुछ बताया कि किस तरीके से वो पूरा दिन काम करते हैं और तब जाके जो घर वाले होते हैं वो फ्री हो पाते हैं बाकी काम करने के लिए। और एन अनरिजॉल्व इशू की बात की गई है यहाँ पे कि किस तरीके से क्या अनरिजॉल्व इशू है। तो अनरिजॉल्व इशू क्या है? अभी तक वही अनरिजॉल्व इशू है कि किस तरीके से वो घर के कामों में ही फंसी रहते हैं और अगर क्या वो प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ये सोचते हैं किसी भी लेडी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें भी उनके रुकावट आती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं दी जाती है, वेजेस कम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर बहुत लोग सोचते हैं उनको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, ठीक है। डिफाइनिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है अभी तमिलनाडु का जो
MNM पार्टी है उनके बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से इन्होंने इसको इस असेंबली इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा उठाया है, और ये काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है। इससे हो सकता है बाकी पार्टीज भी जागरूक हो और इस डायरेक्शन में सोचे। तो दिस इज एन एजेंडा दैट ऑल पार्टीज एंड नॉट जस्ट दी MNM कुड इनकॉर्पोरेट इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। शुड दे टेक सीरियसली द मैंडेट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग and monetizing the housework. If domestic worker emerge as a strong force that succeed in asserting the dignity of the housework and making it a viable and value form of the labor, this can only be good thing for all women performing housework in the long term. ठीक है, तो जितनी भी वुमन है उन सब के लिए बेनिफिट होगा। और इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि बहुत सारे लोग फिर घर बैठ जाएंगे, जो प्रोफेशनल अभी भी काम कर रहे हैं, फिर वो भी बोलेंगे जब घर बैठने के ही पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना घर बैठ के ही पैसे लिया जाए। ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। और पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग को एक डिग्निटी मिल जाएगी और सभी का वेलफेयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं अभी क्वालिटी गिग्स अ सोल्यूशन टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। हमने देखा था किस तरीके से 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है। और जो नरेगा है वो तो चलो गाँवों में नरेगा भी देखने मिल गया था। और हमने देखा कोविड में किस तरीके से जो नरेगा है उसकी डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि सारे ही लोग घर पहुँच गए थे और वहाँ पर जाके जॉब देख रहे थे। तो नरेगा एक अच्छा ऑप्शन था। फिर नरेगा में जितने पैसे थे वो सारे पैसे उन्होंने पे कर दिए, तो नरेगा में फिर पैसे कम पड़ गए लोगों को देने के लिए, जबकि वहाँ पर अलॉटमेंट बढ़ाया गया, काम बढ़ाया गया, फिर भी कम पड़ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और भी बोला जा रहा है कि शहरों में तो नरेगा जैसी फैसिलिटी बहुत कम अवेलेबल होती है। विद नो अर्बन इक्विवेलेंट टू नरेगा एज येट, देयर मस्ट बी फोकस ऑन सपोर्टिंग न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, गिग इकॉनमी की बात की जा रही है। गिग इकॉनमी क्या होता है? जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ऐसे पार्ट टाइम जो वर्क्स होते हैं या फिर ऐसे वर्क्स होते हैं, ठीक है, इसको गिग इकॉनमी कहा जाता है। तो ये कभी बहुत ही आप कह सकते हो कि एमर्जिंग सेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हेल्प कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। अभी बेसिकली इन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत जो था अभी उसने देखा था किस तरीके से 24% तक इकॉनमी गिर गई थी। फिर धीरे धीरे वी शेप ऑफ द रिकवरी की बात की जा रही थी, लेकिन इतना वी शेप से तो रिकवरी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी रिकवर हो रहा है। और अभी हमने देखा दिसंबर में तो 12 साल का सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है और रिकवरी हो रही है, अभी इकॉनमी ट्रैक पे आ रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें अभी सही चल रही हैं। नरेगा आउटले की बात की गई। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और इसको 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया था। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन इसमें भी फंडिंग का इशू हो गया कि 90% ऑफ दी पैसे जो थे वो पहले ही ख़त्म हो गए और बहुत सारा वेजेस लोगों का बाकी रह गया था। लेकिन यहाँ पर फिर बात की जा रही है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऊबर ओला, ठीक है, ऊबर ओला स्विगी जोमेटो इन सब लोगों की बात की गई है और यहाँ पर इनको मेजर किया गया था। तो बहुत सारे जो गिग इकॉनमी है वहाँ पर भी कंडीशन अच्छी नहीं है, जो लोग हैं सफ़र करते हैं। यहाँ पर अगर इनकी रेटिंग की गई थी, इनको मीटर किया गया था, तो 5 में से 5 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 2 ही थे, अर्बन कंपनी और फ्लिपकार्ट, और बाकी ये लोग तो 2 भी नहीं स्कोर कर पा रहे थे। तो वहाँ पर भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको भी रेगुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इश्यूज़ ऑफ रेगुलेशन क्या क्या है ये सारी चीज़ें बताई गई कि इसको रेगुलेट करने में क्या क्या इशू आते हैं। तो बहुत सारे while the worker use this platform as a side hustle for others, it continue to serve as a primary source of unemployment। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम लेते हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम लेते हैं। फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द रिस्क ऑफ वन साइज फिट्स ऑल रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी अनइंटेंशनली हर्टिंग दिस सिमिलर। ठीक है, अगर यहाँ पर सबको अलग अलग तरीके से मीटर करना पड़ेगा, सबको अलग अलग तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा, ये भी बात बोली जा रही है। येट डिस्टिंक्ट मार्केट फॉर हाईली स्किल्ड एंड हाईली पेड फ्रीलांसर दैट कंटिन्यू इट्स रैपिड ग्रोथ ड्यू टू पैंडेमिक रिलेटेड फुल टाइम स्टे ले ऑफ्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही कि फ्रीलांसर लोग तो फिर भी अच्छा पे पा जाते हैं, वो भी एक तरीके की गिग हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फिर PM स्वनिधि की बात की गई कि किस तरीके से PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो थी इसके तहत सपोर्ट किया गया था कि 10,000 तक का लोन मिल जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को और वो जाके अपना काम वापस से शुरू कर सकते हैं। वाइल द स्विगी हैज़ अनाउंस दैट ऑन बोर्डिंग ऑफ 36 स्ट्रीट फूड वेंडर ऑन टू द प्लेटफॉर्म अंडर द स्कीम दिस मंथ। ठीक है, स्विगी ने भी बोला कि 36,000 स्ट्रीट फूड को वो अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देगी कि वो वहाँ से बेचें। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। और वन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, किस तरीके से कि एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत बढ़ते जा रही है और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, क्या चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, तो सिम्बॉटिक टाइज बोला जा रहा है। एज द न्यू ईयर रोल्स इन, इंडिया लुक्स टू कन्विंस द वर्ल्ड दैट इट हैज़ टर्न द कॉर्नर ऑन इट्स इकॉनमी बूज, इट मस्ट लुक टू स्टेप आउटसाइड द बॉक्स टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ द अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
फिर बात की जा रही है इंडस्ट्री 4.0 प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग एब्जॉर्बिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द अर्बन वर्क फोर्स। सब लोग आईटी टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए। एज द पेंडेमिक फोर्सेस इंडिया टू डिफाइन इट ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्क, इट फॉल्स अपॉन द स्टेट टू एंश्योर दैट दिस फ्यूचर इज डिफाइंड नॉट ओनली बाय द क्वांटिटी ऑफ द जॉब इट्स क्रिएट बट ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ द लाइवलीहुड दे प्रोवाइड। तो क्वांटिटी नहीं कि हाँ किस तरीके से कितने नंबर ऑफ जॉब्स मिल रहे हैं, बल्कि क्वालिटी भी, यहाँ की कैसे जॉब्स दी जा रही है उसके ऊपर भी फोकस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सीन है, गिग इकॉनमी क्या है, विलेज में मनरेगा का क्या सीन है, और क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की बात की, मैट्रिक चेक्स की बात की, किस तरीके से ये जो गिग इकॉनमी उसमें भी कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्या दिक्कतें वहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल था। अब यहाँ पर देखिए जो पहले के आर्टिकल्स आते हैं उसके रिप्लाई में यहाँ पे कुछ लिखे जाती, तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से इतना हेस्टी तरीके से जो वैक्सीन दी जा रही है, तो उससे काफ़ी एक्सपेक्टेसिज्म आ रहा है, लोगों के अंदर भय आ रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि बहुत सारी जो कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, जो थर्ड फेज़ का डाटा था वो एफिशिएंट नहीं है, और इनफैक्ट बोला जा रहा है कि थर्ड फेज़ में तो बहुत कम नंबर लोगों पर ही उसको टेस्ट किया गया था। तो ये चीज़ें सही नहीं है, इससे और लोगों के अंदर एक भय भी पैदा होगा और ग्लोबली इमेज भी डाउन होगी। जहाँ कहा जाता था कि जो भारत है वो फार्मा ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन अभी तक ऐसे बहुत कम इंसिडेंट्स देखने को मिले कि भारत ने स्क्रैच से चालू किया हो और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की हो। तो सिर्फ एक रिकग्निशन ऑफ द नेम के लिए, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ भी लगे हुए हैं कि पहले कौन बनाता है पहले कौन बनाता है, भारत को भी उस दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। और सेफ्टी एंड दी हेल्थ शुड बी द प्राइमरी कंसर्न फॉर एनी कंट्री इन दी वर्ल्ड। ठीक है, रादर देन फॉर द नेम ऑफ रिकग्निशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांस फैट लेवल की बात की गई कि हमने देखा किस तरीके से अभी जो FSSAI है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कहा था कि जो ट्रांस फैट एसिड, ठीक है, तो इसका जो 2021 तक है 3% कर दो और 2022 तक 2% कर दो, जो भी 5% तक अलाउड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए ये दो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये दो आर्टिकल भी वही कह रहा है कि किस तरीके से जो हेस्टी अप्रूवल दिया गया है वो काफ़ी रिस्की है, इससे भारत का नाम खराब हो सकता है। और जो एक इमेज बनी है कि हाँ फार्मा ऑफ दी वर्ल्ड है, ठीक है फार्मा ऑफ दी वर्ल्ड है, लेकिन इतनी भी क्या घाई है, क्यों एक जो नो कॉन्फिडेंस वाला है, जो एक डर वाला फैक्टर लोगों में, वो क्यों बढ़ने का मौका दिया जाए। तो क्यों ना जो थर्ड फेज़ था उसको और अच्छे से कर लिया जाए ताकि कॉन्फिडेंटली लोग फिर उसको ले सके, वरना जो वैक्सीन हेजिटेंसी का खतरा है वो भी तो बढ़ सकता है कि वैक्सीन है लेकिन लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी वैलिड सवाल है यहाँ पर, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी काफ़ी वैलिड सवाल है। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है किस तरीके से जो स्टडी पार्टिसिपेंट था, जो पहले किया गया था, एक स्टडी की गई थी एक पार्टिसिपेंट पे, तो उसके अगेंस्ट एक हो गया था, दरअसल उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए थे। तो स्टडी पार्टिसिपेंट सेंट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लीगल नोटिस एक्सपीरियंसिंग न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, जो कोविशील्ड उसने लिया था, कोविड-19 वैक्सीन जो है, तो उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो उसने इसको लेटर भेजा SSII को। तो इन्होंने अपोज में उसके अगेंस्ट ही केस कर दिया कि ये हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए कि किस तरीके से नाम और कॉन्फिडेंस दोनों ही बना रहे हैं। और यहाँ पर बाकी दूसरे कंट्रीज़ का भी एग्जांपल दिया गया किस तरीके से चाइना ने भी हेजिटेंसी दिखाई और उसका जो कैंसिनो बायोलॉजिकल वैक्सीन है उसकी भी इतनी कोई खास एफिशिएंसी है नहीं। रशिया की स्पुतनिक जो है वो 92% एफिशिएंसी दिखा तो रहा है, लेकिन उन्होंने बस 20 केस के ऊपर स्टडी करके वैक्सीन रिलीज़ कर दिया। आप समझ सकते हैं, सिर्फ 20 केस पे। ठीक है, तो ये काफ़ी कम होता है। और यहाँ देखिए अगर हम कार्टून देखें तो कार्टून में किस तरीके से मोदी जी की दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से टंग 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 पहले थाली बजवाई, फिर मोमबत्ती जलाई, फिर गो कोरोना गो के नारे लगवाए, फिर सोचे अब क्या तो अब वैक्सीन आ गई और अब वैक्सीन है दुनिया के सामने। और यहाँ पर ये वाले आर्टिकल में बात करें तो एम्ब्रेसिंग दी एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, डूइंग सो कैन ब्रिंग डाउन दी हाउस होल्ड एनर्जी बिल एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ द डिस्कॉम। ठीक है, जो डिस्कॉम का फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको भी कम किया जा सकता है अगर हम थोड़ी एनर्जी बचाएं। कैसे बचाएंगे? BEE प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। तो जो पावर मिनिस्टर RK सिंह रिसेंटली अनाउंस इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर बिल 2020 अनाउंस किया है पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। तो इसके तहत बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम एंड मेक देम लायबल टू कंपनसेट कंज्यूमर इन केस ऑफ वायलेशन
द वेल इंटेंशन रूल कम एट ए टाइम व्हेन द इंडियन डिस्कॉम आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर फाइनेंस, ठीक है। अभी जो डिस्कॉम कंपनीज है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। दिस इज पार्टली लिंक टू ड्रॉप इन दी पेमेंट रेट एज कंज्यूमर आर स्ट्रगलिंग टू पे देयर बिल्स। कंज्यूमर भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बिल पे करने के लिए एंड राइजिंग कंजम्पशन, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शन लिक्विडिटी रिलीफ टू हेल्प डिस्कॉम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्कॉम को लिक्विडिटी दिया और शॉर्ट टर्म फिक्सेस किए ताकि उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिल सकें। तो इंडियाज रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट डबल बाय 2030। 2030 तक हमारी जो कंजम्पशन है वो डबल हो जाएगी एज दी हाउस होल्ड बाय मोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक नीड। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंखा, टीवी, कूलर ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, उनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। कंसर्न अबाउट द एबिलिटी ऑफ द डिस्कॉम टू प्रोवाइड रिलायबल सप्लाई एट अफोर्डेबल रेट। तो फिर डिस्कॉम के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एट अफोर्डेबल रेट, ठीक है। एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी विन विन सोल्यूशन। तो एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि अगर बात की जाए, पहले जो हम बल्ब इस्तेमाल करते थे जो 40-50 वोट का बल्ब हुआ करता था, अब हम क्या आ गए, एलईडी पे आ गए जो 5 से 6 वॉट तक पे ही काम कर लेते हैं। यानी हम कितनी सारी एनर्जी बचा रहे हैं और ये एनर्जी हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें भी देखने मिल रही है। ट्विस्ट विद द एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो BEE है इसके साथ क्या आप कह सकते हो कि अपोजिट थिंग क्या चल रही है, क्या दुविधा है, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि जो एनवायरनमेंट एंड द वाटर एंड द इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी, द सर्वे covering nearly 15,000 households across 21 states found that 75% of the air conditioner and 60% of the refrigerator used in Indian home were star labeled, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें स्टार लेबल्ड हैं, ठीक है। फर्दर नियरली 90% ऑफ द इंडियन होम यूज़ LED लैम्प, ठीक है। अब 90% लोग LED लैम्प यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। हाउएवर देयर हैव बीन लिमिटेड अपटेक ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैंस। लेकिन फैंस में ऐसी चीज़ें नहीं है, टेलीविज़न में ऐसी चीज़ें नहीं है। 90% ऑफ द होम यूजर्स फैन, ओनली 3% हैव एफिशिएंट फैन, ठीक है। सिर्फ 3% पंखे लोग हैं जो ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो BEE यानी एनर्जी एफिशिएंसी वाला पंखा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और 60% ऑफ द टेलीविज़न स्टॉक वो कैथोड रे ट्यूब वाला जो ज़्यादा एनर्जी लेता है वो यूज़ कर रहे हैं। फिर डेजर्टेड कूलर यूज़ 50% होम, 15% होम आर नॉट यूज़ कवर्ड अंडर दी लेबलिंग। तो ये जो कूलर है इसको तो लेबलिंग, इस पर तो लेबलिंग ही नहीं होती है। तो ये चीज़ें, ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जहाँ काफ़ी अप्लाइंसेस में स्टार वाली चीज़ें आ रही हैं, वहीं काफ़ी अप्लाइंसेस में स्टार नहीं है और लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। लेबलिंग स्कीम 2009, लेस देन 5% ऑफ द सीलिंग फैन प्रोड्यूस इन इंडिया स्टार रेटेड, ठीक है। वाइल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू ब्रिंग सीलिंग फैन अंडर मैंडेटरी लेबलिंग फ्रॉम 2022 कि 2022 से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि BEE स्टार रेटिंग होना ही चाहिए फैंस पे। एट प्रेजेंट मोस्ट एफिशिएंट फैन कॉस्ट मोर देन डबल। एट प्रेजेंट अगर 1 रुपये का नॉर्मल फ़ैन आ रहा है कन्वेंशन, तो BEE वाला 2 रुपये का फ़ैन आता है, तो लोग क्यों खरीदेंगे। तो इसके ऊपर भी काम करने की बात की जा रही है। और दूसरी बात, इंडिया नीड नेशन वाइड कंज्यूमर अवेयरनेस की अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी। ओनली 1/4 ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड आर करंटली अवेयर, ठीक है। सिर्फ 4 में से 1 लोगों को ही अवेयरनेस है, वो भी सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में रहने वाले लोग ही अवेयर है। विलेज वाले लोग तो और भी अनअवेयर हैं, उनको तो जो पंखा मिले वो लगा लिया। फाइनली वी नीड टू मॉनिटर सप्लाई क्वालिटी एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑन रियल टाइम बेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी ताकि कंजम्पशन कम से कम हो सके और एफिशिएंटली हो सके। और आगे बात की जा रही है उजाला स्कीम की, किस तरीके से उजाला स्कीम ट्रांसफॉर्म द मार्केट फॉर एलईडी बल्ब का उजाला के बाद से काफ़ी ज़्यादा यूजेज बढ़ गया और पहले वाले जो बल्ब थे उनका यूजेज कम हो गया। वाइल ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया रिड्यूस इट्स एनुअल कार्बन एमिशन। इससे कार्बन एमिशन भी नियरली 82 मिलियन टन हर साल कम होता है, ठीक है। ए सिमिलर फोकस टूवर्ड अदर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस वुड अलाउ इंडिया टू एंश्योर 24/7 पावर टू ऑल, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो हो सकता है सभी लोगों को लाइट्स मिल सकें, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो वो तो हो गई एडिटोरियल की बात। अब आगे हम देखते हैं कि बाकी न्यूज़ एनालिसिस क्या है। अगर फर्स्ट पेज देखें तो पहला ये न्यूज़ आया है कि जो 7th राउंड है ऑफ द टॉक विद द यूनियन फार्मर एंड इन द स्टेलमेट, अभी जो फार्मर के साथ बात की जा रही है तो उसमें भी कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिला। तो ये न्यूज़ आई अभी निकल कर। और बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम सेट टू बिगिन। तो ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोविड-19 की जो वैक्सीन की प्रोग्राम है वो भारत में देखने को मिल रहा है, जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोविड शील्ड वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं और कोवैक्सीन यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, कोविशील्ड को किसने बनाया है और कोवैक्सीन को किसने बनाया है, तो ये SII है जो एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। ये कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक के साथ काम कर रही है, ठीक है, भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस है, ठीक है, कहाँ है, हैदराबाद बेस। और ये SII कहाँ है, पुणे बेस्ड है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आगे देखें तो यहाँ पर एक अच्छी मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिपील लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ दी लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से जो पहले कहा जाता था, एक रूल लॉ लाया गया था जिसके तहत अगर क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल देखी जाती तो एनिमल को सीज कर लिया जाता था, तो अभी उसको रिपील किया गया है, कैंसिल किया गया है। और यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई किस तरीके से बर्फ़बारी चल रही है कश्मीर वाले इलाके में। और यहाँ जूलियन असांज का एक्सट्रेडिशन है, उसको कैंसिल कर दिया गया। दरअसल इनको अभी USA भेजने की बात की जा रही थी, तो जो UK की कोर्ट है उसने मना कर दिया, कह रहे हैं कि उनको डर है कि ये सुसाइड ना कर लें, इसलिए हम खतरा है तो हम नहीं भेज सकते वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही और बाकी कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो देखिए ये 7th राउंड की बात हो गई कि किस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में बात अभी तक हो नहीं पा रही है, तो ये दिक्कतें उनके बीच में चल रही हैं। और ये वाली बात हो गई कि किस तरीके से अभी हमारी वैक्सीन वाली सीरीज़ चलेगी। और यहाँ पर ये वाला डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से जो रिपील कर दिया गया है लॉ को, जो नया लॉ बनाया गया था कुछ समय पहले, जिसके तहत 3 ईयर ओल्ड ये लॉ था, ठीक है, इसको 2017 में बनाया गया था। और इसके तहत क्या किया जाता था कि जो क्रुएल्टी अगेंस्ट दी एनिमल अगर हो रही है तो एनिमल को सीज़ कर लिया जाता था, लेकिन अब वैसा मना कर दिया गया। बोला गया अगर आप एनिमल को पहले ही सीज़ कर लोगे, पहले उसको गिल्टी तो प्रूव करो कि हाँ उसने क्रुएल्टी की है, लेकिन आप उस फार्मर को मौका ही नहीं देंगे डिफेंड करने का, उसका एनिमल छीन लेंगे, तो उसका लाइवलीहुड कैसे चलेगा। तो ये भी तो दिक्कतें थी, तो इसलिए अभी इसको कैंसिल कर दिया गया है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अगर हम 4th पेज देखें तो 4th पेज में यहाँ पर एक पेंगोलिन की न्यूज़ आई है कि किस तरीके से इनकी पोचिंग ऑनलाइन काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये जो पेंगोलिन है इनकी पोचिंग काफ़ी की जाती है और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा था, तो ये न्यूज़ को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पटना में अभी ऑफलाइन स्कूल चालू कर दिया गया, तो बाकी बहुत से स्टेट हैं अभी वो स्कूल चालू करने की सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए स्कूल रीओपन्स इन बिहार, और यहाँ पर ट्रैक सोशल मीडिया टू चेक द पेंगोलिन पोचिंग, प्रोब रिवील एक्यूज ट्रेडिंग ऑनलाइन बाय फॉर्मिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है पेंगोलिन से रिलेटेड, ठीक है। पेंगोलिन का IUCN स्टेटस बताइए कि क्या है इसका IUCN स्टेटस, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहीं पर दिया गया है कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN की फुल फॉर्म, इसकी अलग अलग लिस्ट आती है, कोई एंडेंजर्ड है, कोई वल्नरेबल है, कोई थ्रेटन्ड है, कोई मोस्ट थ्रेटन्ड है, ठीक है। तो क्रिटिकली वल्नरेबल है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स न्यूज़ में हैं उनकी एक लिस्टिंग बना के रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी पेंगोलिन से रिलेटेड आर्टिकल 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, क्योंकि कुछ समय पहले भी पेंगोलिन से रिलेटेड आया था कि इसकी पोचिंग चल रही है, और अभी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से इसको ऑनलाइन खरीदा बेचा जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के। पेज नंबर 5 देखें तो यहाँ पर न्यू जो वायरस स्ट्रेन है वो 8 UK रिटर्नीज में मिला है, महाराष्ट्र में उनको पॉजिटिव पाया गया है। ये चीज़ें देखने को मिली। और जो वेटरन कांग्रेस मैन एंड फॉर्मर मिनिस्टर विलास पाटिल, ठीक है, विलास पाटिल उंदालकर डेड, ठीक है। तो ओब्यूचरी में ये सवाल बन सकता है ओब्यूचरी में कि विलास पाटिल कौन थे, तो पॉलिटिशियन थे, ये इनका भी निधन हो गया। और जो UK के वायरस थे उनको काफ़ी लोग जो पॉजिटिव थे उनको महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी देखने को मिली है। नेक्स्ट देखें और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर पेज नंबर 8 हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ ये आई है कि जो एक्सपर्ट रोप इन ट्रैक द लोन ऐप ट्रांजेक्शन, कि हमने देखा था किस तरीके से बहुत सारे जो लोन एप्लीकेशन थे उन्होंने अभी बहुत बड़ा स्कैम किया था लोगों के साथ, कि बहुत ज़्यादा पैसे वो मार्जिन अपना रखते थे, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को बंद किया गया। देखिए नियरली 280 लोन को बैन किया गया है, ठीक है। और 100 करोड़ इन दी वेरियस बैंक अकाउंट फ्रोजन किए गए हैं। 1 मोर पर्सन हेल्ड इन दी बेंगलुरु। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये जो IPS ऑफिसर हैं इन्होंने ये एक टेक्निकल साइबर टीम हायर की, उनकी हेल्प से ये सारा जो लोन स्कैम है उसको सॉल्व किया जा रहा है इस केस को। और अभी एवियन इन्फ्लुएंजा देखने को मिल रहा है। हमने देखा राजस्थान में
बर्ड फ्लू देखने को मिला। ठीक है, बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1 और H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू। ठीक है, H5N1 और एवियन इन्फ्लुएंजा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डक्स की डेथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ कवर करेंगे और बाकी इस पेज पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8। ठीक है, H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा ये अभी देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा कोट्टायाम में। एवियन इन्फ्लुएंजा हैज बीन कंफर्म अमंग द डक्स इन द कोट्टायम केरला। तो बहुत सारे डक्स थे जिनकी डेथ हो गई, 1700 डकलिंग्स डाई कर गए और डक फार्मर इन डीप ट्रबल, वो काफ़ी दिक्कत में है। तो अभी इसके ऊपर देखा जाएगा किस तरीके से इनको ये इन्फ्लुएंजा फैला और कैसे यहाँ पर लोगों की हेल्प की जा सके। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि टिल द मेजॉरिटी गेट द इम्यूनिटी वेयरिंग ऑफ मास्क मस्ट कंटिन्यू। ठीक है, इम्यूनाइजेशन इन अ पेंडेमिक इज़ अ पब्लिक गुड एंड कैनॉट बी लेफ्ट वल्नरेबल टू वंस पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जो इम्यूनाइजेशन है उसको सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पे कर सकता है सिर्फ उसी को मिले। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं श्रीनाथ रेड्डी द्वारा। आगे देखें और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। जो एडवर्स इवेंट है उसको भी रिपोर्ट करने की बात की जा रही है कि फोर्टनाइटली यानी 2 हफ्ते में किया जाए। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड हैवंट गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट। तो ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और 10 मिलियन कोवैक्सीन डोसेज रेडी हो चुका है। ठीक है, 10 मिलियन डोज रेडी हो चुके हैं, क्योंकि 2-2 डोज लगेंगे। ऐसा नहीं कि जैसा हमने फाइजर और मॉडर्ना के बारे में सुना था कि उनको भी 2-2 डोज की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वैसे ही इसमें भी केस है। और जो टेम्पल वर्क है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जयशंकर टू विजिट श्रीलंका टुडे। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो श्रीलंका जाने वाले हैं और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर वो दिल्ली को विजिट करने वाले हैं। और जो ट्रंप है उन्होंने प्रेस किया है ऑफिशियल को टू अल्टर द पोल रिजल्ट। ठीक है, तो ऑफिशियल से उन्होंने बात की और कहा कि जो पोल रिजल्ट है उसको चेंज कर दें। तो ये देखने को मिल रहा है अभी यूएसए में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभी चल रही हैं। ईरान स्टेप अप यूरेनियम एनरिचमेंट। तो जो ईरान है जिसके ऊपर यूएसए सैंक्शन लगा कर रखा हुआ है, वो कह रहा है कि वो अपना भी जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है उसको स्टेप अप कर देगा और बढ़ा देगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब बनाने में। ठीक है तो ईरान कह रहा है अगर हम जब सब चीज़ों को रूल्स को फॉलो कर रहे थे फिर भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, तो क्यों ना हम यूरेनियम को एनरिच ही करें। ठीक है, तो ये ईरान अपनी जगह पे सही है, उसमें कोई गलत है नहीं। देखते हैं अभी वो लेकिन फिर भी किस तरीके से फॉर द वेलबींग ऑफ द मैन काइंड बातों को सुन लेता है। ठीक है, और 1000 वैक्सीनेटेड इन द बीजिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो चाइना में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीनेट किया जा रहा है। 100 मिलियन शॉट्स इन 100 डेज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा फौशी का कहना है यूएसए के। तालिबान टू ब्लेम फॉर स्पेट ऑफ द असैसिनेशन यूएस मिलिट्री। टारगेटेड किलिंग ऑफ द ऑफिशियल्स एक्टिविस्ट एंड स्क्राइब मस्ट स्टॉप। तो ये जो अफगानिस्तान में किलिंग चलती रहती है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी चाइना में देखने को मिल रहा है कि जो जैक मा है वो मिसिंग चल रहे हैं। जैक मा जो अली बाबा के फाउंडर हैं, ठीक है, वो अभी मिसिंग चल रहे हैं चाइना से। तो थोड़ी एक बड़ी सी न्यूज़ है। जैसा कि हमने देखा तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी बीच में गायब हुए थे, लेकिन बाद में वो आ गए थे, हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो गायब थे। तो इनका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी स्टैंडर्ड इन दिसंबर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टैंडर्ड हो रहा है। और जो फेसलेस टैक्स स्कीम बनाया गया था, बीच में हमने देखा था किस तरीके से जो टैक्स स्कीम थी उसको फेसलेस करने की बात की गई थी कि जो आपका जो भी चेकिंग वगैरह होगी उसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअली फेस टू फेस नहीं मिलेगा आपसे, ये फेसलेस होगा। तो उसके बाद से 24,000 फाइनल ऑर्डर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लें ताकि जो रेड टेपिज्म है वो कम हो सके। ठीक है, जो वियतनाम है वो भी इंडिया से चावल खरीदेगा फर्स्ट टाइम इन द डेकेड्स। तो 10 साल में पहली बार वियतनाम जो है वो भारत से चावल खरीदेगा। भारत के बासमती चावल बहुत फेमस है। ठीक है, एक्सिम बैंक है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो कह रहा है कि $1 बिलियन रेस करेगा वाया यूएस बॉन्ड। ठीक है, अबाउट 10 लाख टन ऑफ द शुगर सेट फॉर एक्सपोर्ट। तो अभी 10 लाख टन ऑफ द शुगर को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो बेसिकली इतना ही था आज के द हिंदू एनालिसिस में। न्यूज़ में कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। तो कैसा लगा आपको आज का न्यूज़ एनालिसिस ज़रूर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।